नमस्कार, मेरा नाम है सुमित कुमार और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दक्षिणा ई क्लासरूम में। आज भाई साहब कोलिजन को खत्म करके ही रहेंगे अपन। फिर अपने पास बचेगा सिर्फ वेरिएबल मास और उसके साथ ही सेंटर ऑफ मास यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला ये खेला खत्म हो जाएगा। जाते हमने एक बहुत बेहतरीन सवाल शायद आपको होमवर्क में दिया था, यही वाला। मतलब वैसे तो एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है क्योंकि थोड़ा लेंथी इसका सॉल्यूशन हमारे लिए आने वाला है। आपने ट्राई किया होगा, अपन देखते हैं इसको कि भाई कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये फिक्स था तब तो आसान था, तब तो बोर्ड मतलब एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा इधर उधर आगे टाइप का जेईई मेन लेवल का हो गया। लेकिन जब ये स्मूथ होगा तब भाई साहब ये भी तो मूव करने लग जाएगा ना यार। ये मूव करने लगेगा तो थोड़ी सी मुश्किलात हमें आने वाली है। लेकिन जिस तरह से हमने इंपल्स को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है, ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। आपको बस इंपल्स सही से समझना है। अब आप ध्यान से देखें तो जब ये टकराने वाला के लिए आ रहा होगा तो यहां पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार हो जाएगी v नॉट डाउनवर्ड। क्या हो जाएगी? v नॉट डाउनवर्ड। होगी कि नहीं होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। v नॉट डाउनवर्ड और ये v नॉट की वैल्यू होगी, v नॉट की वैल्यू होगी हमारे लिए अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh है ना। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो टक्कर के बाद में इसकी रफ्तार जो है, अच्छा टक्कर से पहले वाली जो रफ्तार है इसकी मैं दो कंपोनेंट कर देता हूं। एक कंपोनेंट आएगा इधर और दूसरा कंपोनेंट आएगा आपके लिए इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, जो कंपोनेंट और यहां पे क्या लगने वाला, इन दोनों के बीच में आपके लिए नॉर्मल लगने वाला। ये नॉर्मल ऐसे लगने वाला है ना। कैसे लगेगा? इस पे ऐसे लगेगा। उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में ही मान लेता हूं सारा काम, तो आसान हो जाएगा। तो इसकी रफ्तार थी ऐसी, v नॉट थी नीचे की तरफ और इस पे लगेगा इंपल्स इस डायरेक्शन में। उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये मान लेता हूं कि टक्कर के बाद में ये जो m वाला आइटम है इसकी रफ्तार इधर की तरफ हो गई है, मान लो v1, और इधर की तरफ हो गई है v2, और जो है अपना ये वाला आइटम है ये चल पड़ा है इधर की तरफ, मान लीजिए v से, मान लीजिए इसको v मान लिया, उसको v2 मान लिया। ऐसा कोई इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। v नॉट की वैल्यू हमें पता है। अच्छा ये सब हुआ क्यों भाई साहब? क्योंकि बीच में जो नॉर्मल लगा होगा उसका योगदान होगा। अच्छा एक नॉर्मल यहां पे भी आएगा इंपल्सिव, है ना, वो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन को गवर्न करेगा। एकदम से इस पे नॉर्मल मतलब यहाँ पे जो इसके, अब आप ध्यान से देखिए, ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगी ऐसे, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, उसको ये तुरंत बैलेंस कर देगा। कौन? धरती माता वाला, तुरंत नॉर्मल जो है एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा तो वर्टिकल में ये कहीं उड़ने वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल भी जाने वाला है ना एक। अरे भाई साहब जरा ध्यान से देखें, ध्यान से अपन इसको देखते हैं, बहुत मजा आएगा इसमें। ध्यान से देखिए, बढ़िया सा फोटो बनाते हैं और आराम से लिखते हैं कि कैसे इक्वेशन लिखी जा सकती है। ये मास m है और यहाँ पे जो बॉल आके टकरा रही है, यानी ये बॉल जो है यहाँ पे आके टकरा रही है, ओ हो। तो इस बॉल के ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो आपका इस साइड होगा, यानी ऐसे लगने वाला है। कैसे लगने वाला है? ऐसे लगने वाला है। अगर मैं बॉल ध्यान से देखें अपन तो ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है आपके लिए थीटा। ये वाला है एंगल आपके लिए थीटा, ओ हो। तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल आपके लिए हो जाएगा थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये वर्टिकल से एंगल हो जाएगा थीटा। ये क्या लग रहा है? मैंने कहा ये n है। अगर मैं बॉल को अलग करके देखूं, इस बॉल के लिए, तो बॉल पे ऊपर की तरफ लगा होगा n cos थीटा। क्या लगा होगा? n cos थीटा। और इधर की तरफ क्या लगा होगा? n sin थीटा। अच्छा ये नॉर्मल इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, तो हमारे ये भाई साहब जो हैं वेज हैं, इनके ऊपर नॉर्मल कैसा लगा होगा? ये वाला इंपल्सिव नॉर्मल ऐसे लगा होगा। ये एंगल है आपके लिए थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो नीचे वाला कंपोनेंट आपके लिए क्या आने वाला है? इस n का इधर वाला कंपोनेंट आपके लिए आने वाला है n cos थीटा। क्या आ जाएगा? n cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? n sin थीटा। मैंने कहा अच्छा, ओहो, ये n cos थीटा इंपल्स लगाएगा, उसको कौन बैलेंस कर देगा? यहाँ का इंडेक्स वो सडनली चेंज हो जाएगा ना भाई साहब।
ओहो, तो इसको ये n sin थीटा वाला कंपोनेंट इसका इंपल्स, इस पे इंपल्स लगाएगा जिससे कि इसका लीनियर मोमेंटम पहले 0 था, अब v मतलब रफ्तार v आ गई है, तो कैपिटल M इंटू वी कुछ लीनियर मोमेंटम इम्पार्ट हो गया है। अच्छा, और जब ये बॉल जब नीचे आ रही होगी तब इसका लीनियर मोमेंटम इधर की तरफ था। अब मास इसका m है और रफ्तार इसकी v0 थी अंडर रूट ऑफ 2gh। मैंने कहा अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें, पहले मैं बॉल के लिए बातें कर रहा हूं, ध्यान से आप देखें, मैं बॉल के लिए बातें कर रहा हूं, बॉल के लिए n cos थीटा का इंपल्स लिख रहा हूं, मैं बॉल के लिए n cos थीटा का इंपल्स लग रहा हूं। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। n cos थीटा dt लगेगा कि नहीं लगेगा? एक मिनट, टफ सवाल कर रहे हैं, टफ है, मतलब 7 स्टार लगा दीजिए, जेई एडवांस प्लस है ना, मस्त मजा आने वाला है आपको। n cos थीटा dt यानी ऊपर की तरफ इंपल्स लगा है, मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू बॉल का p फाइनल माइनस p इनिशियल। बॉल का p फाइनल, मैंने कहा बॉल के ऊपर की रफ्तार को मैंने v2 माना है, तो ये mv2 हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू p इनिशियल, और m इंटू v और v p इनिशियल जो था वो आपका नीचे की तरफ है, क्या है? नीचे की तरफ है, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ रफ्तार जो है वो आपका 2gh है, तो क्या है? 2gh। तो ये आपका हो गया p फाइनल माइनस p इनिशियल, और p इनिशियल खुद ही नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यानी कि माइनस ऑफ m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। मैंने कंपोनेंट सारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में किए। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने में मतलब क्या था कि ये वाला जो वेज है इसके लिए जो m का इधर वाला इंपल्स होगा वही फायदेमंद होगा, जो वही उसकी रफ्तार देगा, वर्टिकल वाला को तो एम डैश बैलेंस कर देगा, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो है v, v1, v2 एंड n। ये अगर 4 वेरिएबल है हमारे लिए तो मिनिमम इक्वेशन हमें कितनी चाहिए होगी? 4 चाहिए होगी भाई साहब। बॉल के लिए वर्टिकल में हमने इंपल्स की इक्वेशन लिखी है, बॉल पे हॉरिजॉन्टल में भी एक इंपल्स लगा होगा। मैंने कहा हाँ, कितना लगा होगा? n sin थीटा dt, n sin थीटा, ये बातें हो रही है फॉर बॉल के लिए बातें हो रही है भाई साहब। n sin थीटा dt उधर की तरफ लगा होगा, दैट इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल क्या होगा? मास इसका m है, रफ्तार बात की हमने v1 मान ली है, v1 हो जाएगी, और p इनिशियल क्या था? 0 था। ये रिश्ता नंबर 1, ये रिश्ता नंबर 2 अपने को मिल गया है। बॉल के लिए अपने एक वर्टिकल में लगाया p फाइनल माइनस p इनिशियल, और एक आपने हॉरिजॉन्टल में लगा दिया। किसके लिए? बॉल के लिए। बॉल की रफ्तार हॉरिजॉन्टल में पहले कुछ भी नहीं थी, वर्टिकली फॉल कर रही थी, लेकिन अब मैंने हॉरिजॉन्टल में क्या मान ली? v1 मान ली है, तो ये मेरे लिए p फाइनल हो गया है। हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, n sin थीटा का इंपल्स भी उधर लगा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? वेज के लिए एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। वेज के लिए अगर अपन बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल में एक इंपल्स लगा है इधर की तरफ, क्या लगा है? इधर की तरफ जो इंपल्स लगा है n sin थीटा dt, n sin थीटा dt, n sin थीटा dt, इसको मैं माइनस बोल देता हूं। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो ये इस साइड में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो p फाइनल आपका क्या हो गया है? माइनस ऑफ m इंटू v, अरे इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, माइनस p इनिशियल, यानी कि ये रुका हुआ था। अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो ये कट जाएगा, m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू v1, क्योंकि भैया टक्कर से पहले हॉरिजॉन्टल में कोई मोमेंटम नहीं था और बाद में भी नहीं रहना चाहिए, यानी कैपिटल M इंटू वी मस्ट बी इक्वल टू दिस m इंटू वी, क्योंकि इनके बीच में जो भी नॉर्मल लगा है वो इंटरनल है। यहाँ का फोर्स आपका वर्टिकल है, बाकी mg वर्टिकल है, मतलब हॉरिजॉन्टल में दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हमारे पास वेरिएबल है 4, इक्वेशन बन के आ गई है 3। अरे भाई cos थीटा sin थीटा ये कांस्टेंट है, इनको बाहर लिया जा सकता है। मैं थीटा की वैल्यू 37 दे सकता हूँ, 53, 30 कुछ भी रख दीजिए। ये इंटीग्रेशन के बाद बाहर आ जाएंगे, बाकी आप डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ n cos थीटा, अरे cos थीटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ n dt, और यहाँ पे भी रहेगा तो रेशियो ले लीजिए और आपको रिश्ता मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप
ध्यान से देखें तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ई की वैल्यू हाफ दी हुई है, हमने इसका उपयोग नहीं किया है। हमें क्या करना चाहिए? ई का इक्वेशन यूज करना चाहिए। ई का इक्वेशन यूज करना चाहिए। ई का इक्वेशन किधर लगता है? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। किधर लगता है? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट लगता है। और लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब क्या? ये वाली लाइन के अलोंग, ये वाली लाइन के अलोंग, ये वाली लाइन के अलोंग अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाली लाइन के अलोंग जो आपकी बॉल है उसकी रफ्तार v1 है इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ v2 है। इधर की तरफ क्या है? v2 है भाई साहब। ओ अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो v1 आपका इस साइड है, v2 इस साइड है। ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये आपका हो गया क्या? v1 जो है, v1 का यहां से इंक्लाइन से एंगल ये आपका हो गया इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ये वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या आने वाला है? v1 के साथ, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ v1 इसके अलोंग है, यानी कि इसके अलोंग अपने पास क्या है? ये v1 है, और ये क्या है आपके लिए? v2 है। ये क्या है? v2 है। तो ये वाला एंगल अपने लिए थीटा है, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल हमारे लिए थीटा, सॉरी गलत बन, हाँ तो ये वाला एंगल थीटा होगा तो आपके लिए क्या आ जाएगा? ये वाला थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। और v2 कैसा है? v2 तो हो गया, v कैसा है? मैंने कहा v वेज का है, इस साइड में है कि नहीं यार? और ये है आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। अच्छा, ये बाद का फोटो बना रहे हैं। पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसा था? मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट ये था, ये भाई साहब जो है इनकी कोई रफ्तार नहीं थी, इनकी कोई रफ्तार नहीं थी। और बाकी क्या था? मैंने कहा भाई बॉल के लिए बॉल की रफ्तार इधर की तरफ थी, कितनी थी? v0 थी। इधर की तरफ क्या थी? यानी डाउनवर्ड आपके लिए क्या थी? ऐसा टिक 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 टिक, यहाँ पे v0 थी। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट से आपका एंगल क्या था? थीटा था। और ये था भाई साहब, है ना? और दूसरे वाले की ये बॉल की रफ्तार है, और वेज की क्या थी उस टाइम? 0 थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या लगाना चाहिए? ई का इक्वेशन लगाना चाहिए। कैसे लगाते हैं भाई साहब ई का इक्वेशन? मैंने कहा ई इज इक्वल टू हाफ, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो जो बॉल है उसकी रफ्तार हमने v1 ऐसे ली, v2 ऐसे ली। तो इस लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा, v1 cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, यानी कि v1 sin थीटा, v1 sin थीटा, v1 sin थीटा, v1 sin थीटा प्लस आपका v2 cos थीटा, प्लस v2 cos थीटा, प्लस v2 cos थीटा। मैंने कहा अच्छा, ये तो ऐसे जा रही होगी इस रफ्तार से, और ये जो वेज है वो v से ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? अगर आप सोच के बताइए। ये आपका है थीटा, ये आपका है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस सॉरी 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये वाला है क्या हो गया आपके लिए? थीटा, या फिर यहां से थीटा से आप क्या बोल सकते हैं कि ये वाला थीटा होगा। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या होगा? v sin थीटा। अरे भाई ये v cos थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। बाकी आप मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है ना? v sin थीटा। अब वो जो है ये इतनी वेलोसिटी से उधर जा रहा है, टिक, और ये v sin थीटा से इधर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड नहीं हो जाएगी। ये कंपोनेंट v के टक उधर है और ये v sin थीटा इधर है, तो क्या ऐड नहीं हो जाएगा रिलेटिव स्पीड के लिए? v sin थीटा, v1 नहीं है, वो क्या है? v sin थीटा है। क्या है? v sin थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। हो ये तो होगी बात की बात। अब क्या करते हैं? मैंने कहा पहले की रिलेटिव निकाल लेते हैं भाई साहब। पहले की रिलेटिव पहले तो कुछ ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, एक का तो 0 था, इनका तो 0 था, बाकी इसका था, उसका कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? v0 cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v0 cos थीटा। और v0 की वैल्यू क्या है? √2gh cos थीटा, 2gh cos थीटा। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये रिश्ता जो हमारे पास आने वाला है दैट इज द फोर्थ रिलेशन। क्या है? फोर्थ रिलेशन भाई साहब। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। कितने वेरिएबल है? ज्यादा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 रिश्ता, 1 2 3 4। अगर मैं इसको आसान करना चाहें, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री ले लो, मास आपका 1 kg ले लो, h की वैल्यू 10 मीटर ले लो,
तो ये आसान सा हो जाएगा, आसान सा हो जाएगा, चीजें बाहर आ जाएगी, कट जाएगा। क्या सोल्व करके V1 V2 V सब निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। अगर आपने इतना सोच लिया अपने आप से तो भैया आप जो है जेईई एडवांस प्लस किस्म के सवालों को डील करने के लिए तैयार है। और बाकी अगर आपको समझ में आ गया है तो भी बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत तो आपने सोचा ही होगा कि भाई साहब अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, इस तरह के सवाल बहुत रेयर होंगे, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 1-2 मिनट में या जेईई मेन में ये सवाल नहीं आ सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपको 5 से 7 मिनट तो बहुत आसानी से ही मतलब बिल्कुल लगेंगे ही सही। उससे पहले तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है, फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। पैराग्राफ टाइप के सवाल में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल फिर वो माना जाएगा, है ना। वैसे सब्जेक्टिव जब जेईई एडवांस वगैरह रहा करता था तब इतने डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते थे। कुछ लोग बोल रहे हैं फिर पढ़ा कहाँ रहे हो? अबे नहीं, पढ़ा इसलिए रहे कि तुम्हें बता रहे हैं कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो। अगर तुम ये देखो कितना आसान है ना। अब ये कोई फाइन लाइन नहीं है कि यहीं तक आएगा। अरे सवाल तो टफ आते हैं ना, इस साल जेईई एडवांस टफ आ गया, मतलब उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते कि अच्छा यही लिमिट है। बोर्ड में बोल देते हैं कि ये डेरिवेशन, ये 5 डेरिवेशन उसमें से एक आध पक्का आएगा। पर यस, जेईई एडवांस में डिफिकल्टी जो है वो वेरी कर सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बनाने वाले का मूड कैसा था, मतलब बढ़िया से पेपर बनाया जा सकता। हाँ ऑब्वियस है कि सारा पेपर ऐसा नहीं होगा, कुछ सवाल 30% सवाल जो है वो इजी के कैटेगरी के तो बहुत आसानी से रहते हैं। बाकी मतलब वो ढूंढ के अपने को करने होते हैं, और कुछ ऐसे कर लिए तो बहुत मजा आ जाता है। बढ़िया ब्रांच में, बढ़िया कॉलेज में पहुंचने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती। अब हमको लगता है कि भैया मतलब बहुत पढ़ लिए हैं एड ऑन के बारे में, अब थोड़े से ऑब्लिक के 1-2 सवाल कर लेते हैं। हालांकि अपन ने ऑब्लिक वगैरह तो देख ही लिया है, ऑब्लिक वाले कहीं ना कहीं सवाल मिले ही थे। 1-2 सवाल और ऑब्लिक के देख लेते हैं, फिर जो है ये कोलिजन का खेला खत्म करते हैं अपन। 1-2 सवाल और ऑब्लिक के देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कोलिजन का ये खेला खत्म करते हैं, वेरिएबल मास की तरफ अपन बढ़ेंगे। तुरंत इसको उड़ा देते हैं। उम्मीद है कि आपके भेजे में उतरा होगा। हमने बिल्कुल जो है बहुत आसान से लेके बहुत टफ तक के हर तरह के सवाल यहाँ पे देखे हैं। बाय डिफॉल्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब एकदम रद्दी बच्चों को बहुत ही इजी पढ़ा के कट लिया आगे, वैसा कुछ भी नहीं है। हम बाय डिफॉल्ट जो है जो बेहतरीन, जो बेस्ट जो हो सकता है, जितने टफ सवाल हो सकते हैं हम वो ले रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आप बहुत ही अच्छे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को अच्छा प्रूव करते हैं या घोंचुमल साबित होते हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाकी स्ट्रेस लेने से तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता है ना। ये सब समझते ही हैं आप। मास्टर ज्ञान बांटता जा रहा है, बोर्ड साफ नहीं हो रहा यार। काश आप यहाँ क्लास में होते तो बोर्ड साफ करने की हेल्प करते हैं ना। एटलीस्ट स्काउट वाले तो करते ही सही। मिटो ना, मिट जाओ यार प्लीज प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन का। कैसा? ऑब्लिक कोलिजन का। ऑब्लिक कोलिजन कर देते हैं। एक आसान सवाल लेते हैं, एक टफ सवाल लेते हैं, फिर ये कोलिजन टफ कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। इसमें एक आसान सवाल लेता हूं पहले। क्या? आसान सवाल। आसान मतलब क्या? आसान टफ तेरे लिए कुछ नहीं है, सब आसान ही है। मान लीजिए कि एक स्फेयर है। क्या है? एक स्फेयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और जिसकी रफ्तार मान लीजिए v0 रफ्तार से वो इधर जा रहा था टक 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 टक। और दूसरा स्फेयर यहाँ पे है, इसका मास भी m है और इसका रेडियस r है, और ये चिल कर रहा था। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सारे। कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, तो ऐसे गिर नहीं जाइएगा। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन में है, फ्रिक्शनलेस प्लेन में है ना। वरना गिर जा, वर्टिकल रखोगे तो गिर ना जाएगा। इसका मास भी r है, मतलब मास m है और रेडियस r है। और आसान कर लेते हैं, e की वैल्यू आपको दे दी 1, और ये रुका हुआ था, ये इधर v0 की रफ्तार से आ रहा था। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटीज of both the spheres after collision, after collision। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। परेशान, हताश और निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं।
हम लोग जानते हैं भैया होता क्या है, पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल लगा, मतलब इंपल्स वगैरह लगाते हैं, ई का इक्वेशन लगाते हैं, उससे ज्यादा तो मास्टर के पास भी कुछ भी नहीं है। अब ये जाएगा भाई साहब, ये जाएगा, इससे टकराएगा तो कैसा होगा, ये आइटम जो है आपका एज इट इज था, ऐसे ऐसे ही था, है ना। आप ध्यान करोगे इस सवाल को देखिए, अगले वाला आप खुद कर डालेंगे, वैसे मतलब आप इसको भी खुद कर डालेंगे क्योंकि हमने ऑब्लिक का नाम नहीं लिया, लेकिन सवाल तो कई सारे ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो ब्लॉक है, मतलब ये वाला जो स्फीयर है वो यहाँ पे ऐसे, अरे थोड़ा दूर बन गया, टकरा देना था जस्ट हमको, मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा पास ले आया, ये यहाँ पे टकरा गए भाई साहब, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है आपका सेंटर और टिक 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 इससे मिल गया, और यहाँ पे ये टकरा गए हैं इसके सेंटर से ये वाली दूरी, ओके। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा हाल हो गया है, टक से ये जाके टकरा गए हैं, ये ऐसे बीच में ये यहाँ पे रुका हुआ ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे टकरा गए हैं, होगा क्या, मैंने कहा इस पे नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, इस पे नॉर्मल का इंपल्स इधर की तरफ आएगा, तो भैया इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाली दूरी आपके लिए रहने वाली है r, ये वाली दूरी क्या रहने वाली है, r रहने वाली है, और ये वाली दूरी क्या हो गई है, 2r है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लाला थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा देखिएगा, साइन थीटा होता है ये डिवाइडेड बाय ये, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2r है, यानी कि 1/2, यानी कि थीटा क्या आ गया है 30 डिग्री। अच्छा, ओहो, अब मैं बोल रहा हूं कि भैया टक्कर से पहले ये वाले ब्लॉक, ये वाले स्फीयर का रफ्तार था, और वो रफ्तार था, ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये टक्कर के जस्ट पहले ये भाई साहब का रफ्तार इधर की तरफ v0 था, इधर की तरफ v0 था, और ये एंगल 30 डिग्री था, और इनकी तो कोई रफ्तार ही नहीं थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस v0 के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, इधर वाला कंपोनेंट है v0 cos थीटा, यानी √3 v0/2, और इधर वाला होगा v0 sin थीटा, यानी v0/2, है कि नहीं यार। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपल्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो √3 v0/2 चेंज हो सकता है भैया, लेकिन v0/2 कतई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इंपल्स तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, और इनका, मैंने कहा इनका तो कोई रफ्तार ही नहीं था, ये जो है ये इनकी कोई रफ्तार नहीं, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। अब क्या हुआ भाई साहब, ये मैं बोल रहा हूं जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर क्या होगा, मैंने कहा जस्ट आफ्टर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये जो फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, तो ये जो सेकंड वाला स्फीयर है, इसकी ये जो रफ्तार है v0/2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये रफ्तार अलग आएगी, और इसके पास भी एक रफ्तार आएगी, है ना, जो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, मैंने कहा वो तो इसी डायरेक्शन में आने वाली है। मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा आगे, मुझे पता है कि दोनों का मास क्या है, सेम है, ई की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं हो जाती है जब सेम मास रहता है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। मैंने कहा हाँ मैं तो जानता हूं, तो फिर यूज करूंगा ना यार, जो रफ्तार √3 v0/2 इसके पास थी और इसके पास 0 था, तो अब इसकी इधर की तरफ रफ्तार 0 हो जाएगी, और ये रफ्तार इसको ट्रांसफर हो जाएगी, यानी इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी √3 v0 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट आफ्टर, सवाल की कितना आसान हो गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्फीयर जस्ट आफ्टर कोलिजन। मैंने कहा ये तो रुका हुआ था, लेकिन बाद में ये इधर की तरफ भागने लग जाएगा, रफ्तार होगी इसकी √3 v0/2, और आपका ससुरा ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो सेकंड वाला है, ये अपना ये √3 v0/2 घुमा देगा, बचा बुचा जो इस डायरेक्शन में बचा था, तब ये इधर की तरफ ही जाता रहेगा, जो कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कितना, मैंने कहा v0/2 मीटर पर सेकेंड में, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और मोमेंटम इन दोनों का कंपोनेंट वगैरह लेंगे तो कितना आने वाला है, वो m × v0 जो है इस डायरेक्शन में आने वाला है, वर्टिकल में कट जाएगा। अबे यार इजी था ना, आप बोलिएगा इजी इसलिए था क्योंकि आपने मास बदल लिया सेम, फिर साला आसानी के लिए ई को ले लिया 1, फिर सॉल्व कर लिए और हीरो बन गए कि इजी था। हमको एग्जाम में पूछा जाएगा टफ,
ई की वैल्यू 1 देगा नहीं, कुछ और देगा, और ऐसा आसान mm देगा नहीं, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सबसे टफेस्ट ले लेते हैं लाला, फिर उसके साथ चैप्टर ये मतलब कोलिजन खत्म करते हैं ना। ये हो गया क्या, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की ना भावना में बहते हुए, बस आप कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो कहीं पे सवालों में देख लीजिए, बाकी कॉन्सेप्चुअल कहीं गलती नहीं है ना। अच्छा एक सवाल लेते हैं बढ़िया वाला, एक सवाल लेते हैं बढ़िया वाला भाई साहब, जिसमें मतलब एकदम मजा आ जाए, मतलब मास अलग अलग कर देते हैं, रफ्तार अलग अलग कर देते हैं, ई की वैल्यू भी 0 या 1 नहीं लेते हैं, और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, और ये भी ले लिया आसान कि ये रुका हुआ था। अगली बार ऐसा करते हैं कि रोकते ही नहीं है, मतलब हाँ सवाल चेंज कर देते हैं भाई साहब, एक नया सवाल बनाते हैं मस्त, और ये लास्ट सवाल होगा कोलिजन का, खूब पीएचडी कर दी है हमने बोल दिया ससुरा की ई जो है स्फीयर वह है 2 मीटर के रेडियस का, और ये स्फीयर है 3 मीटर के रेडियस का। माई लाइफ माई रूल्स है ना। और आप बोलो तो मास अलग अलग ले लेते हैं, मान लो कि इसका मास ले लेते हैं 2 kg है ना, और इसका मास ले लेते हैं 3 kg। अब आपने कुछ नहीं बोला तो हमने ऐसे ही ले लिया, रेडियस के हिसाब से मास ले लिया, अरे हो सकता है उसमें क्या है। और ई की वैल्यू भी टफ कर देते हैं, ले लेते हैं हाफ ले लेते हैं भाई साहब, है ना। और क्या ले भाई साहब, अच्छा रफ्तार इसकी ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और मन से ले रहे हैं तो पता नहीं कैसा आंसर आएगा, और इसकी रफ्तार जो है इधर की तरफ ये ले लेते हैं अपने 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, सुगला तो नहीं आएगा ना आंसर, जो भी आएगा इससे टफ तो नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे दोनों चल रहे हैं, दोनों के बीच में ऑब्लिक कोलिजन होगा, दोनों के पास रफ्तार है, ई की वैल्यू 1/2 है, इससे टफ फिर कुछ नहीं हो सकता यार कॉन्सेप्ट वाइज। अब मैंने कहा मस्त है एकदम, इधर आ रहे हैं भाई साहब, ये दोनों, ये आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे और भिड़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और भिड़ जाएंगे। तो मैं भिड़ंस के टाइम का पहले फोटो बना रहा हूं, ये ऐसा होगा, इसका सेंटर यहाँ पे टक 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 टक, तो ये जो है मतलब ऐसे टकरा जाएगा, और मैं भिड़न के जस्ट पहले की बात करूं तो ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट आने वाला है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका नाम अनीता बोल दीजिए, इसका नाम बबीता बोल दीजिए, A1 बोल दीजिए, B बोल दीजिए, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है। जस्ट पहले क्या होगा, मैंने कहा ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा होगा, और ये मैंने कहा ये इधर की तरफ आ रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आप में से एक समझदार आदमी ये बोलेगा भैया कि ये 20 और 10 के कंपोनेंट कर लो आप लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और परपेंडिकुलर काय को, कि आपका समझदार दिमाग वो ये बोल रहा है भैया कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही तो वेलोसिटी परिवर्तित होगी, क्योंकि इंपल्स तो आएगा ही उधर ही आएगा ना, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रफ्तार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप क्या करिएगा, आप बोलेंगे साहब कंपोनेंट लेने हैं, तो कंपोनेंट लेने हैं तो एंगल पता लगना चाहिए। तो ये वाली दूरी मास्टर ने कितनी दी है, 3 मीटर दी है, तो ये रेडियस 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हाइपोटेनियस 5 हो गई, ये 3 है, ये 5 है, तो हमको तो लगता है कि ये 37 डिग्री हो गया है। क्या बोलते हो, आपको भी लग रहा होगा यार साइन 37 डिग्री इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा 3/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अगर ये भाई साहब 37 डिग्री हो, साइन 37 डिग्री, ठीक है किया कैलकुलेशन, हाँ 3/5 आ रहा है, ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अगर ये 37 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 37, तो मुझे क्या कर लेने चाहिए, कंपोनेंट कर लेने चाहिए, मेरे काम का कंपोनेंट। अब मेरी कैलकुलेशन आप देख लेना, सामने कैमरा है, मैं कोशिश तो करूंगा कि सही करूं, अगर बीच में कहीं गलती हो जाए तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड का इधर वाला कंपोनेंट जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री, यानी कि जब मैं ये सोच के करता हूं कि कैलकुलेशन पूरी सही करनी तब तो पक्की गलत होती, क्या कोई बात, 20 cos 37 डिग्री यानी कि 20 इंटू cos 37 डिग्री आपका 4/5 हो गया है, यानी कि ये आपका 16 हो जाएगा और ये वाला 12 हो जाएगा, ये 16 और ये वाला 12 हो जाएगा। 20 cos 37 डिग्री यानी कि 4/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका 16 हो गया है, वो आपका 12 हो गया है। मैंने कहा ठीक है एक बार करते हैं कैलकुलेशन, बाद में वेरीफाई भी कर लेंगे। ये आपका 10 है, तो 10 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा 10 cos 37 डिग्री, 10 इंटू 4/5 यानी कि ये 8 आएगा और ये 6 आएगा, ये 6 आएगा
और ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, ये 12 आ चुका है, ये 16 आ गया है। मैंने कहा ये जो 12 है और ये जो 6 है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कि इंपल्स हुआ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इंपल्स तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि ये है जस्ट बिफोर टक्कर, जस्ट बिफोर दी टक्कर। अच्छा, बात करना चाह रहे हैं अपन जस्ट आफ्टर दी टक्कर। जस्ट आफ्टर दी टक्कर क्या होगा भाई साहब? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया है स्पेयर बी वाला यानी बबीता, और ये आपका हो गया है स्पेयर ए वाला। टिक 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 टिक, ये आपका सेंटर हो गया, टक 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 टक, यहां से ये कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ये क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट है, जो दोनों के सेंटर से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो रफ्तार है 12 मीटर पर सेकेंड इसके पास कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास जो रफ्तार है 6 मीटर पर सेकेंड। कौन सी वाली? 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ओ, चेंज कौन होंगे? ये 16 और 8 होंगे। चेंज कौन होंगे? 16 और 8 होंगे। ओ हो, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने कहा इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ए या बी बोल दिया, कुछ भी। ये मेरा 1 है। मैंने ये मान लिया कि इसकी रफ्तार यहाँ पे v1 हो जाएगी और इसकी रफ्तार इधर की तरफ v2 हो जाएगी, जो कि पहले क्या थी? मैंने कहा पहले मेरे लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन के ऊपर पहले क्या था? इधर की तरफ था मेरे लिए, ये 2 माना है ना, तो ये u2 मेरे लिए इस तरह का था। क्या था? u2 मेरे लिए क्या था? मैंने कहा वो 16 था। वो क्या था? 16 था। और u1 जो है वो इधर की तरफ था। कितना था भाई साहब? कहीं कहीं कुछ गलत ना लिख दूं, 8 था। ये था ना, और उसके बाद में मैंने ऐसा v1 एंड v2 मान लिया। अरे पहले ऐसे मानते, अब ऐसे इंक्लाइन पे कर दिया। ये इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और e की वैल्यू क्या है? e की वैल्यू है 1/2। क्या मैं इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग अब क्या लगाऊंगा? मैंने कहा एक तो लगाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एनडीटी और इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एनडीटी कट जाएगा। दूसरा, मैंने कहा दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो ए की इक्वेशन लगाऊं। दोनों को सॉल्व करके तो यही आता था भैया कि v1 तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, p इनिशियल प्लस m2 इंटू ई। v1 चाहिए, v1 चाहिए, तो ये u2 माइनस u1 होता था, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं तो। अच्छा, और v2 मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या कर दूंगा? मैंने कहा p इनिशियल m1 e u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। अब आप ध्यान से देखिए v1 कैसे, मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, माई लाइफ माई रूल्स, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। इसके अलोंग आपके लिए पीआई क्या था? आपके लिए पीआई क्या था भाई साहब? इसके अलोंग आपके लिए पीआई क्या था? इसके अलोंग आपके लिए पीआई था, ये कितने किलो का है भाई साहब? कितने किलो का है? ये 2 किलो का है। और ये कितने किलो का है? ये 3 किलो का है। ये 2 किलो का है और ये 3 किलो का है। तो 16 इंटू 2 32 इस साइड था, 16 इंटू 2 32 इस साइड था, 8 इंटू 3 8 इंटू 3 यानी कि 24 इस साइड था कि नहीं था यार? 8 इंटू 3 आपका हो गया 24 इस साइड था। 32 माइनस 24 सही कर रहा हूं ना? 2 किलो, 2 इंटू 16 32 हो गया, 3 इंटू 8 है 24 हो गया। 32 में से 24 घटा दीजिएगा तो क्या आ जा रहा है आपका? 32 माइनस 24 यानी कि आपके लिए 8 आ गया है। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा भाई साहब। ओहो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। मतलब जो है आपके लिए 8 इस साइड में रह जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो पीआई की वैल्यू आपके लिए आ गई है 8, है ना? मैंने ये डायरेक्शन पीआई की वैल्यू हो गई है 8 इस साइड में। इस डायरेक्शन को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। कैसे आई है? 24 प्लस 8 यानी कि आपका 32 हो गया है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो मैं इसको m1 लिया हूं, इसको मैंने, ये मेरे लिए v1 है तो ये मेरे लिए 1 है, ये वाला 2 है मेरे लिए। अब जो है m2 काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? m2 रखना पड़ेगा, जो कि 2 kg है इंटू 1/2। बस मैं कैलकुलेशन की कोई घोटाला ना कर दूं, मुझे u2 माइनस u1 यानी कि इस 1 निकालना है, इसकी रफ्तार माइनस उसकी रफ्तार, यानी कि 16 माइनस u2 मेरे लिए क्या है? 16 है। u2 क्या है? 16 है। माइनस क्या करना है? मैंने कहा u1, और वो खुद ही -8 है। वो खुद ही क्या है? -8 है। काय को कि इस साइड में है ना यार, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कितना है भैया? 2 और 3 किलो, 2 एंड
3 किलो, कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। अब भगवान जाने मैंने कैलकुलेशन ठीक की होगी वैसे तो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 8 हो गया है और ये 16 प्लस 8 24 हो गया है डिवाइडेड बाई 5। तो भैया ये जो है 24 और 8 हो गया है आपका 32 डिवाइडेड बाई 5, 32 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड। V1 आइए और सॉल्व करके पॉजिटिव आइए, इसका मतलब मैंने जो माना है वो ठीक है, मैंने जो माना है वो ठीक है। अब मैं V2 प्राप्त करना चाह रहा हूं। V2 के लिए क्या होगा, मैंने कहा V2 के लिए भाई साहब 8 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 5 आएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। V2 निकाल रहे हैं तो मास इसका लिया जाएगा यानी 3 लिया जाएगा, यानी कि आपका 3 इंटू 1/2 रफ्तार होगी। मैंने कहा रफ्तार इस V2 निकाल रहे हैं तो U1 माइनस U2, और U1 कौन है -8 है -16। ओहो, अब आप ध्यान से देखिएगा क्या वैल्यू आ रही है 8 और ये आपका हो गया है 8 और 16 और 8 हो गए 24 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो आ गया है -12। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 12 है ना। अच्छा भाई साहब, अरे 16 प्लस 8 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 12 हो गया, माइनस कर दिया है डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए क्या है, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो 12 ये आपके 36 हो गए, क्या हो गए हैं 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 है, 36 माइनस 8 यानी कि आपके लिए यहाँ पे 8 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 5, 36 डिवाइडेड बाई 5 है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू नेगेटिव आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो V2 है वो इस डायरेक्शन में ना हो, कौन सी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो 6 ये हो गया, -28 आता हुआ ये दिखाई देगा, यानी -28 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। हा गला सा सूख गया है, सब कुछ सही तो चल रहा है ना। 28 हाँ पानी पी लेते हैं पहले। चलिए तो ये आ गया -28/5। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसका मतलब ये है कि अब मैं आराम से बता सकता हूं कि अपना जो 1 वाला आइटम है, 1 वाले आइटम के पास इधर की रफ्तार क्या है, मैंने कहा जो V1 है वो मेरे लिए 32/5 आ गई है और ये 6 है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ वैसे ही इधर की तरफ रफ्तार रहेगी 6 का स्क्वायर प्लस 32/5। वैल्यू अपने रैंडम ली है तो इसलिए ऐसा कुछ नेट रफ्तार आ जाएगा। और जो ऊपर वाला स्फीयर है, इस मतलब जो 2 वाला है, इसकी रफ्तार हमारे लिए इधर की तरफ 12 रहेगी, इधर की तरफ क्या रहेगी 12 रहेगी, और V2 जो है वो 28/5 यानी कि नेगेटिव, यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा 28/5। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ भी इधर की तरफ आ सकता है, वो आ जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 28/5 का स्क्वायर। डेटा अपनी मर्जी से कुछ भी लिए हैं, बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिए। मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई होगी, उससे ज्यादा टफ कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। अरे ठीक है, बहुत ही आसान है भैया। और कुछ कभी कर लेगा कि ये रुक गया वो रुक गया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा देगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन मैक्सिमाइज करना, ये करना वो करना, बता देगा मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, ये स्फीयर इससे टकरा है। मैं इस सवाल नहीं करवा रहा है ना, आगे आप देख लेंगे। बोल देंगे एक स्फीयर है, एक और डिस्क है या स्फीयर है, वो टकराते हैं तो बताइए मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है इनिशियल रफ्तार से, ये हो। खूब सारे सवाल ऐसे बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इतने कॉन्सेप्ट से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतने ही सवाल है, अबे सवाल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं ना, पर हाँ कॉन्सेप्ट इतने ही है, उससे अपन सोल्व कर लेंगे। बाकी यार मतलब अपना जो भी है वो तो लगाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, आप सब समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। हमने जो भी इतना कोलिजन और इंपल्स पढ़ा है, और फिर मतलब बहुत हो गया भाई साहब, बहुत पढ़ लिया है। आगे बढ़ जाएंगे अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो कि है अपना वेरिएबल मास, और उसके साथ ही अपना जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारा होमवर्क वगैरह इसका कीजिएगा, मजा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैकेनिक्स से ये जो टफेस्ट पार्ट है, इसमें चीजें थोड़ी सी टफ सी लगती है बालकों को, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर आपको किसी भी चीज में डरने की मतलब नौबत ही नहीं आएगी, है ना। आपको अच्छा लगेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं।
अब अपन ध्यान से देखें तो हम एक बार थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, मेरे को लगता है इसको समराइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वाली क्लास से शायद वेरिएबल मास शुरू करें तो बेटर है। तो अपन समरी की बातें करते हैं, समरी सारांश की बात करते हैं। समरी क्या बोल रही है हमारी, प्रकाश डालते हैं जिस पे इम्पल्स एंड कोलिजन, इम्पल्स एंड कोलिजन है ना, इम्पल्स एंड कोलिजन। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या पाया है, मैंने कहा यार इम्पल्स है क्या, अगर एक सिस्टम लिया उसमें इम्पल्स आपस में कट गए, इफ impulse gets cancel out, तो भैया हमने बोला था कि क्या आया था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी P इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ गया था, P फाइनल आया था कि नहीं आया था यार, है ना, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। जैसा अपन ने बात किया था कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू क्या आ गया था, M2 U2 प्लस M2 U2 और M2 V2 और M1 V1 आ गया था। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी। खास बात क्या थी यहाँ पे कि ये लगाई जाती है किसके अलोंग, ये लगाई जाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। किधर लगाई जाती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमने लगाई है। और यहाँ पे U1 U2 V1 एंड V2 आर दी components of velocities along the line of impact, along the line of impact। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अगर ये कैंसिल आउट हो गया, अगर मान लो कि कैंसिल आउट नहीं हुआ, इफ इम्पल्स नॉट कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या करेंगे, अरे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी आ जाएगा भैया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल आएगा। कई बार तो लगाया है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बट हाँ ये भी अगर कैंसिल आउट हो गया तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल लगा दो, वरना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर लो। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में, भले ये कंडीशन हो कि ये कंडीशन हो, हम ई का इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ ई का इक्वेशन, यानी ई का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ई का इक्वेशन हमारे लिए क्या होगा, ई का इक्वेशन हमें पता है, यूज कर सकते हैं, बट किधर, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, किधर, along the line of impact। ये जरूरी नहीं है कि लीनियर मोमेंटम कंजर हो तभी ई का इक्वेशन हो गए, ई का इक्वेशन लगेगा, ई का इक्वेशन भैया हमेशा लगेगा, ई का इक्वेशन हमेशा लगेगा। उसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हो। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको बोल दूं कि ई की वैल्यू मान लो 0 है, ई की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, क्या ये बताता है, ई की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर। क्या ऐसा बोलता है कि बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर। क्या ऐसा होगा, क्या आप सोचिए, बताइए, क्या ऐसा अपन इंप्लाइज कर सकते हैं? ई की वैल्यू 0 है, ई क्या ऐसा बोल सकते हैं ई की वैल्यू 0 है तो दोनों रुक जाएगी? ये तो नहीं बोला होगा, है ना। ई 0 कब हुआ, जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, 0। तो V1 माइनस V2 0 हो गया, मतलब V1 और V2 क्या हो गए, सेम हो गए भाई साहब, ऐसा है ना। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या फिर वो साथ में जाए जरूरी है? मैंने कहा नहीं, ये पुराने वाला सवाल देखो ना लाला, पुराने वाले सवाल से सोच के देखिए कि यार ऑब्लिक कोलिजन हुआ तो ये तो जो बातें कर रहे हैं वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कर रहे हैं, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो रफ्तारें हो सकती है ना अलग, तो फिर साथ में मूव करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये इंप्लाई नहीं करता कि मूव टुगेदर, ऐसा इंप्लाई नहीं करता है। क्या इंप्लाई करता है, बोथ दी बॉडीज will have same velocity along the line of impact। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के along होगी, ये कंफर्म है भैया,
बाकी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रफ्तार हो सकती है, क्योंकि वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि कोलिजन हेड ऑन है कि ऑब्लिक। हेड ऑन हुआ तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग होती है, लेकिन ऑब्लिक में तो उसके परपेंडिकुलर में रफ्तार हो सकती है इनिशियल वाली, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता, वो एज इट इज रहती है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया दोनों साथ में चले, दोनों अलग अलग भी चल सकती है अगर ऑब्लिक कोलिजन हुआ और पहले की रफ्तार रही होगी। तो हमको लगता है कि मोटा मोटा आइडिया आपको लगेगा कि भैया समरी वाला जो बात है, इंपल्स एंड कोलिजन जो है वो दोनों अलग नहीं है, काफी मिलते जुलते से हैं, सेम ही टाइप की है। बस क्या होता है इसमें यार, क्या इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी और माइनस इंटीग्रेटी कट गए थे तो पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल आया था ना, बाकी नहीं कटा है तो आप ये लगा दीजिए। बाकी इन दोनों ही कंडीशन में भले ये मोमेंटम कंजर्व हो कि नहीं हो, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो है ई का इक्वेशन तो लगा दीजिए कि रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय अप्रोच का रेशियो जो है वही आता है कि नहीं आता है ना। बस ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज और खूब सारे सवाल वैसे हमने देखे हैं। आप और भी बुकलेट वगैरह सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन किस्म के और सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अभी तक जो पढ़ाया गया है, जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, उनसे आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये कोई बोर्ड नहीं है, मतलब एज इट इज सेम सवाल नहीं आता, थोड़ी सी बुद्धि उसमें लगाने की जरूरत होती है और अपन जानते हैं कि वो अपन लगा सकते हैं, वो एग्जाम की डिमांड भी होती है। बट यस, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तो आप उसको अप्लाई एक दो बार हो सकता है कि आप पहली बार सब सवाल करते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे आपने कोलिजन के बेहतरीन सवाल 10-15 सॉल्व कर लिए बुकलेट के, एससी वर्मा के, इधर के उधर के, फिर जो भी नेक्स्ट वाला सवाल आएगा आप कॉन्फिडेंस से उससे डील करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इतना मास्टर को आप पे विश्वास है। बाकी आप होमवर्क वगैरह करते रहें, बार बार रिपीट करने का ये मतलब होता है कि भैया मतलब एक बार यहाँ सीखना, इसमें क्या होता है कि आप तो सुन रहे हैं, मैं यहाँ ज्ञान दिए जा रहा हूं, आपको लग रहा है चीजें सही चल रही है, लेकिन जब अपने से सवाल सॉल्व करते हैं तब आपको ये रियल फील आती है, नहीं रियल जो लर्निंग होती है कि कॉन्सेप्ट बनना और उसको अप्लाई करना। जब आप सवाल सोल्व करते हैं तो आपके अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस ये मुझे सही में आ गया है। लेक्चर सुनने के बाद आना मतलब वो एक धुंधला सा लगता है, यानी वो एक प्राइमरी स्टेज है जहां पे समझ में आना ही चाहिए। फिर अपने से सवाल सॉल्व होने लगेंगे तो एक और अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बस जब अपने सवाल सॉल्व करने लग जाओगे तो वही तो करना है ना फाइनल एग्जाम में यार। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, वो ज्यादा जरूरी है। हैप्पी रहने का बहुत फायदे हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली पढ़ ही क्यों रहे हैं कि हम थोड़े से मतलब जिंदगी थोड़ी बढ़िया से चले, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना यार। ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं या आईटी वाईटी फोड़ देंगे फिर वहां पे परेशान से घूमेंगे, नहीं। मतलब छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है, बट ओवरऑल हमारी कोशिश यही रहती है कि जिंदगी अच्छी जाए, प्रीवियस से आगे वाली अच्छी हो, इसलिए ही तो पढ़ रहे हैं ना, है ना भाई साहब। बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अब हम अपना ज्ञान का पिटारा बंद करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन क्या करेंगे भाई साहब, नेक्स्ट वाली क्लास में अपन शुरू करेंगे वेरिएबल मास, मतलब रॉकेट वाले सवाल वगैरह जो एनएलएम वगैरह में हमने नहीं देखे थे। हमने डीएम बाई डीटी को 0 मान लिया था, हमने एफ इक्वल टू एमए लगाया था, हमने थ्रस्ट फोर्स के बारे में बात नहीं की थी, हमारे सवालों में ब्लॉक की मास कांस्टेंट रहा करता था। लेकिन अब हम रॉकेट लेंगे, अब हम वो चक्री लेंगे जो ऐसे घूमती रहती है ना, उसमें मास चेंज हो जाता है, रॉकेट वाले सवाल करेंगे। तो खूब सारी ऐसी बातें अपन वेरिएबल मास में, मास का एक टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम 2 लेक्चर अपने को लगेंगे। उसके साथ ही अपना जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत हो गया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।